नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार सरकारी जॉब अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कल हमने एमपीपीएससी का 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था, जिसमें से हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? तो भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए आपको याद रखना है, इसके ऑप्शन पहले देख लें। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, जिसको हम बोलते हैं AICRA। दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तीसरा है भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रोबोटिक्स कौशल केंद्र। तो इसमें आपने यदि पढ़ा है कि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए कौन सी संस्था काम करती है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। AICRA भारत में जो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए मानक निर्धारित करने वाला जो शीर्ष निकाय है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मेलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब ये उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफी हद तक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है, इसे क्या कहा जाता है? साइबर क्राइम में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आजकल जो फर्जी वेबसाइट या फर्जी लिंक के माध्यम से आपको एक ऐसा ऐप इंस्टॉल करवाया जाएगा जो आपको प्ले स्टोर वगैरह में नहीं मिलता है, जिसे हम थर्ड पार्टी ऐप कहते हैं। तो इसी से आपका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए, कॉलिगर, रेंसमवेयर, और तीसरा है ट्रोजन, चौथा है स्पाइसवेयर। तो की लागर, पहला है की लागर, रेंसमवेयर, ट्रोजन, स्पाइसवेयर। तो आपको यदि कंप्यूटर ने थोड़ा सा ही पढ़ा है कंप्यूटर, तो इसमें आप देखते हैं कि ट्रोजन वो मेलवेयर है जो वैध सॉफ्टवेयर होने का दिखावा करता है, बाकी असलियत में होता नहीं है। ठीक है, कई बार धोखे से जो अपराध करने वाले होते हैं, जो क्राइम करने वाले होते हैं, साइबर क्राइम, वो आपको धोखे से ऐसी लिंक फॉरवर्ड करते हैं और आप आसानी से इन लिंक को डाउनलोड कर लेते हैं। अगला संविधान से अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करता है? ठीक है, तो आर्टिकल 340, आर्टिकल 349, आर्टिकल 342 या अनुच्छेद 338। तो SC/ST के लिए हमने पहले भी देखा है कि जो राष्ट्रपति होते हैं SC/ST कम्युनिटी के लिए विशेष राज्य का दर्जा, अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा, या कि उनके लिए विशेष आयोग का जो गठन होता है, ये सब राष्ट्रपति के अंडर में होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको सही जवाब याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 342। तो आर्टिकल 342 इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, मध्य प्रदेश में मैगजीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज निक्षेप में देश में द्वितीय स्थान पर था। ऑप्शन बी, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर था। या ऑप्शन 3, छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में मैगजीन के निक्षेप हैं। ऑप्शन डी, झाबुआ जिले की थांदला तहसील में मैग्नीज के निक्षेप है। तो यदि आपने मध्य प्रदेश भूगोल का ये पोर्शन यदि पढ़ा है कि मैग्नीज का जो उत्पादन है या जो मैग्नीज प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, तो आप इसके कूट से देखें। ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही, ऑप्शन बी 2, 3 एवं 4 सही, ऑप्शन सी 1, 2 एवं 4 सही, और ऑप्शन जो डी है उसमें चारों सही, 1, 2, 3, 4 सभी सही। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, कथन 2, 3 और 4 सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में प्रथम है। 2, 3, 4
तो 2, 3, 4 का मतलब है ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंपीचमेंट। ठीक है, संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए दी गई है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ते हैं सीजीआई में भी महाभियोग की प्रक्रिया जैसा ही प्रस्ताव लाया जाता है। तो आप क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। पहला ऑप्शन व्यवसायिक कदाचार, बिल्कुल गलत। संविधान का उल्लंघन, एकमात्र जो आधार है संविधान का उल्लंघन, एक और होता है साबित कदाचार या असमर्थता, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग संविधान का उल्लंघन। और इसमें आप देख लें लाभ का व्यवसाय करना, मानसिक अस्थिरता, तो ये आपके ऑप्शन से ही कट जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। महाभियोग इंपीचमेंट जो होता है वो केवल और केवल संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी, आप सबको पता है मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, मालवा का जो रीजन है, वहां अधिकांश काली मिट्टी पाई जाती है। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे कि यहां क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं। ठीक है, यह दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है। ऑप्शन बी, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। या ऑप्शन सी, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। या ऑप्शन डी, यह मिट्टी मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। अभी जो मैंने बताया उसके हिसाब से आपको याद रखना है। इसमें ऑप्शन बी में देखेंगे कि काली मिट्टी में जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है उसकी कमी होती है, प्रचुरता नहीं। तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन बी, कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। आप यहां याद भी रखेंगे कि नहीं का प्रयोग किया गया है, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन, आईसीएमआर राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आईसीएमआर राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, आप ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसके लिए आप ध्यान देंगे कि ये NIRTH जो जबलपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन देखो, उच्च अध्ययन के लिए आवासीय सुविधा हेतु। ऑप्शन बी, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन सी, तकनीकी शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए। या ऑप्शन डी, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में सफल विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी। जो बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छा स्कोर करते हैं, मेधावी स्थान लाते हैं, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है उसका नाम है शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार। यह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हम इसको नॉर्मली ट्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजनाओं से कई बार पढ़ाया जाता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है? एक तो आप यहां से ये याद रखेंगे कि आहार अनुदान योजना किससे संबंधित है? तो कुपोषण से संबंधित है। अब इसका उद्देश्य क्या है या किस समुदाय के कुपोषण को दूर करने के लिए योजना है? तो पहला ऑप्शन, भील जनजाति समुदाय, विशेष पिछड़े जनजाति समुदाय, अशिक्षित जनजातियां या बेरोजगार जनजातियां। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। हमारे देश में 3 ऐसी जनजातियां हैं, या कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें 3 ऐसी पिछड़ी जनजातियां हैं जिनकी वर्तमान सिचुएशन काफी गिरावट में जा रही है, जैसे बैगा, भारिया और सहरिया। तो आप यहां देखेंगे जो जनजातीय समुदाय हैं बैगा, भारिया और सहरिया, इनमें कुपोषण, वैसे तो मध्य प्रदेश कुपोषण का शिकार काफी समय से रहा है, लेकिन जनजातियां आज भी इस कुपोषण की मार को झेल रही हैं। तो ये जो जनजातीय समुदाय हैं ये अति पिछड़े
वर्ग में आते हैं और इनके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम क्या है, आहार अनुदान योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य है बैगा, भारिया और सहरिया इन जनजातियों के कुपोषण को दूर करना। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी बृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं अस्तित्व में हैं? तो आप याद रखेंगे कि जनजाति पोषण से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हर साल ये ट्रेंड रहता है। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 36। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी। तो कुल 31 बृहद और मध्यम जो एकीकृत परियोजनाएं लाई गई वो जनजातियों से संबंधित लाई गई थी। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, पहला सरकारी खर्च को बढ़ाना, ऑप्शन बी मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा कम करना, या ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। ठीक है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य ही होता है कि जो मूल्य की स्थिरता है वो हमेशा बनाई रखी जा सके, ठीक है, और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने के या कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल है। आप इसमें क्षेत्र बताएंगे कि भारत का जो व्यापार घाटा है उसको कम करने में किस सेक्टर ने, हम सबको पता है इकोनॉमी में हम 3 सेक्टर पढ़ते हैं, प्राइमरी, द्वितीय, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे, ऑप्शन पहले देख लो, कृषि निर्यात, माल निर्यात, सेवा निर्यात या ऑटोमोबाइल निर्यात। तो भारत में सेवा निर्यात जो सेक्टर है, सर्विस एक्सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, ये भारत के व्यापार घाटे को कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है? तो ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत, इसमें आप देख लें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे इसमें। तो पहला ऑप्शन है चावल, गेहूं और कपास, ऑप्शन बी दूध, दालें और मसाले, ऑप्शन सी चाय, कॉफी और जूट, या ऑप्शन डी गन्ना, मक्का और तिलहन। तो सबसे ज्यादा भारत में दूध का उत्पादन, दाल का उत्पादन और मसालों का उत्पादन दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि इन क्वेश्चंस के लिए हम करंट अफेयर में अपडेट रहेंगे कि इस समय वर्तमान में कौन सा देश किस चीज के लिए प्रथम श्रेणी में आ रहा है, किसका उत्पादन ज्यादा हो रहा है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी? यहां हमें वृद्धि दर याद रखना है, सिंगरौली, भोपाल, इंदौर, बड़वानी। तो इसका जो सही जवाब है वो है इंदौर। इसकी वृद्धि दर लगभग 32.9% जो कि सर्वाधिक थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है 32.9, वो कहां की है? वो है आपके इंदौर शहर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2020 में SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र SDG, जिसको हम बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य, इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका स्कोर कितना था? तो ये जो स्कोर आता है ये अलग अलग पैमानों पर लाया जाता है। तो इसको जो सही जवाब है कि जो इंडिया इंडेक्स 3.0 था उसका समग्र स्कोर कितना रखा गया है? 62। तो ऑप्शन सही है इसका डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये सीधे सीधे आपको फैक्ट के क्वेश्चन डाले गए हैं, तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है डायरेक्ट। इसमें तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ऑप्शन आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी
कहां है? केरल। केरल में कहां? तिरुअनंतपुरम में स्थित है राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र। अगला, उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट मेंस में भी लिखने को आ जाते हैं, तो आप तैयारी ऐसे रखें कि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम इसको छोटे जो शॉर्ट लाइन के आंसर होते हैं उनके लिए भी हम विशेष रूप से तैयार रखें। तो ऑप्शन देखें, एमएसएमई को मुफ्त बिजली प्रदान करना, स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना, स्टार्टअप के लिए कर छूट, या ऑप्शन डी उद्यमियों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण। तो इसका जो सही जवाब है तो इसका ऑप्शन बी है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लक्ष्य ही रखा गया था कि जो व्यक्ति अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए गारंटी रहित ऋण। अभी तक क्या होता है कि आप कभी बैंक में जाएंगे तो आपको एक गारंटर चाहिए होता है जो आपके ऋण पर एक गारंटी लेता है, लेकिन इस योजना का उद्देश्य ही था कि जो व्यक्ति स्वरोजगार शुरू करना चाहता है उसके लिए हम गारंटी रहित ऋण प्रदान करवा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया था? यह करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता है और हर साल जब हर राज्य के बजट पेश होते हैं तब आप उसमें ध्यान देंगे कि किस क्षेत्र में सरकार के द्वारा कितना बजट दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है फिर भी आप देख लें। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। लगभग कितना था? 18% किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप जब भी बजट आए तो अलग अलग सेक्टर का आप उसमें परसेंट देख लें, क्योंकि यहां डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है वर्तमान का वो शिक्षा के लिए लगभग कितना रखा गया है? 4732 करोड़। ठीक है, आप इसको परसेंटेज में भी देख लेंगे। इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन है, 2023-24 में मध्य प्रदेश सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी थी? तो मध्य प्रदेश में जो सब्जियों का उत्पादन होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी का उत्पादन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, प्याज, आलू, बैगन या टमाटर। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे ही आने वाले समय में हम इस जो सीरीज चल रही है इसको हम 20-20 क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।